गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन स्टडी में बच्चों हम लोग नियामक ज्यामिति और त्रिकोणमिति का चैप्टर पूरा है ना 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिए हैं। इसके बाद कोई नया चैप्टर शुरू करना है, तो हमने यह डिसाइड किया है कि आपके लिए हम एपी का चैप्टर शुरू करते हैं, यानी समानांतर श्रेणी, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, खास करके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी, है ना। तो इसमें आप लोगों को कुछ सूत्र याद रखना होगा, क्योंकि बिना सूत्र का तो मैथ बनाना संभव है नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं, सूत्र को समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम समानांतर श्रेणी, है ना। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी भी इसको बोला जाता है, समांतर श्रेणी भी। तो चैप्टर का नाम है बच्चों समांतर श्रेणी, ठीक है। समानांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है ना। तो एपी शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं? एपी भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आइए सबसे पहले इसको सूत्र समझ लेते हैं, प्रमुख के तथ्य में जान लेते हैं हम लोग इसका। देखिए प्रमुख तथ्य में सबसे पहले इसका जो आता है सूत्र आता है वो आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। ये आपका प्रमुख सूत्र है, क्या बोल रहा है? ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस इंटू डी। तो आप इसको देख सकते, अब तो ये समझ में आ नहीं रहा है कि ए एन क्या है, ए क्या है और ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बता देते हैं हम आपको। ए एन इसको हम लोग टी एन भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग अंतिम पद हो गया बराबर ये अंतिम पद। कौन सा पद हो रहा है? अंतिम पद हो रहा है ना। ये अंतिम पद हो गया। उसके बाद ए आता है, ए बराबर होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद, ठीक है। ए हो गया आपका प्रथम पद। उसके बाद आपका आता है एन, एन बराबर होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद डी होता है पदांतर या सार्वंतर, पदांतर या इसको हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोला जाता है।
सार अंतर। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण टर्म्स है, इसको आपको जानना जरूरी है ना। ए एन और डी। अब देखिए एग्जांपल देखिए हम इसको समझते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई दिया हुआ जैसे 5, 7, 9, 11 डैश 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 है ना, 10वां पद निकालें। देख रहे हैं बच्चों आप लोग इसको, ये एक समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान सर्वांतर हो, है ना, यानी समान पदांतर के बीच में चले, या पदांतर या सर्वांतर। जैसे 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। देख रहे हैं ये सीरियल, यानी दो पदों के बीच में समान अंतर हो, है ना। जैसे यहाँ 5 और 7 के बीच में 2 अंतर है, 7 9 के बीच में 2 अंतर है, 9 और 11 का मतलब है 2 अंतर। तो सबसे पहले ये हो गया, आपको इसको बता देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट में आपको निकालना क्या है कि अगर मान लीजिए डी हमको निकालने के लिए कहेगा, इसका सूत्र होता है A2 माइनस ए बराबर A3 माइनस A2, या फिर कह सकते हैं कि A4 माइनस A3। जितना पद रहेगा उतना पे इसको अंतर हम लेते हुए चले जाएंगे, यानी दो पदों के अंतर, समान अंतर को। ठीक है, अब देखिए ये एक शुरुआत कहां से हुआ, 5 से हुआ है, तो इसको हम लोग A बोल सकते हैं, है ना। अब ये बताइए दोनों पदों के बीच में कितना का अंतर है। ये अगर A2 हम लेते हैं तो डी हमारा सूत्र क्या बोलता है, A2 माइनस ए, यानी 7 माइनस 5 बोल दिया, बोल दिया। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। यही आपका सार्वंतर हो गया। 10वां पद निकालने के लिए करें, यानी n का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10वां पद निकालिए। तो आप अच्छी तरह से इसको सूत्र को लगा सकते हैं, यानी ए एन बराबर सूत्र था a प्लस n माइनस 1 और डी हो गया। यानी a का वैल्यू आपका कितना है, तो a का वैल्यू आप 5 देख रहे हैं तो 5 हो गया। n आपका 10 माइनस 1 और गुने 2 हो गया, यानी 5 प्लस 9 गुने 2, 9 दूनी 18 और 5 23। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका 10वां पद 23 होगा। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, है ना। तो ज्यादा हार्ड चैप्टर है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ध्यान रखिए एकदम, बिना इसको बनाए, अगर नहीं बनाएगा तो 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको छूट रहा, प्लस 2 नंबर या 4 नंबर का सब्जेक्टिव भी छूट जाएगा। इसलिए पूरे मेहनत से और पूरे एकदम तैयारी के साथ एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपने आप में योग्यता बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि योग्यता बनेगा तो आपका आगे कंपटीशन में काम आ जाएगा। आगे के एग्जाम जितना भी फेस कीजिएगा आप, उसमें आपको काम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र समझ चुके हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर में बस आपका इतना ही सूत्र लगेगा, है ना। इस चैप्टर के अंदर में आपका इतना ही सूत्र लगेगा और आपको टोटल का टोटल बनाना है। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, तो सबको बच्चों किताब अपना अपना खोल लीजिए। एक्सरसाइज पेज नंबर है 108 और प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से में संबंध संख्याओं की एपी है और क्यों। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम, देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए नहीं लिख सकते हैं हम, पहला का पहला देखिए, सीरियल नंबर से बताते हुए चले जाएंगे हम। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी यहाँ प्रथम बोल रहा है, तो प्रथम बोल रहा मतलब ए बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 15 रुपया बोल रहा है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया क्या है, 8 रुपया है। यानी अतिरिक्त किराया, यानी जितना किलोमीटर चलेगा इसका अतिरिक्त किराया कितना हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये एपी में है, पूछ रहा है क्या इसका एपी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ निश्चित तौर पे इसका एपी बन सकता है। कैसे, देखिए आपका एपी तो यही ना होता है कि पहला पद अगर 15 दिया हुआ है तो सार्वंतर इसको जोड़ जोड़ के लिखते चल जाएंगे, है ना। इसका एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए तो
15 हो गया, 15 में 8 जोड़िए 23 हो गया, 23 में 8 जोड़िए 31 हो गया। तो इस तरह से इसका बनता हुआ चला जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि हाँ ये एपी में है कि नहीं है? यस, है ना? ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना? इसको हम लोग आसानी से देख लिए हैं। चलिए आइए उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है ना? देखिए आप लोग गौर से देखिए, इसमें क्या प्रथम पद बता रहा है? प्रथम पद बता रहा है। तो निश्चित तौर पे आप क्या कहिएगा, क्या कह सकते हैं कि प्रथम पद नहीं बता रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बार इसका 1/4 निकाला तो कमते न जाएगा 1/4। जैसे मान लिया जाए, ये तो नहीं होगा। देखिए ये नहीं है, नहीं। देखिए कैसे नहीं है? बेलन के आयतन होता है, मान ले कि भी होता है, तो बेलन का आयतन यहां पे हम लिख देते कि भी। बेलन का आयतन बराबर लिख दिए हम भी, ठीक है? कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए पहला तो उसका भी बन रहा, ठीक है, लेकिन दूसरा बन जाएगा कितना? v/4 निकाल के 3/4 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? 3/4 बच गया। क्यों? क्योंकि उसका निकल रहा है कितना? एक 1/4 उसको हटा दिया जा रहा था, शेष ना बचेगा। अब इसका 1/4 फिर निकालेगा, है ना? क्या कर रहा है? प्रत्येक और बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देना। अब इसका फिर से 1/4 निकाल देगा, है ना? तो कितना इसका बच जाएगा? यानी 3v/4 गुने 1/4, ये हो गया कितना? बराबर हो गया 3v/4 16। अब बच गया 3v/4 माइनस 3v/16। निकाल दीजिए इसको। तो इस तरह से आपका नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसका नहीं बन पा रहा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई की 150 रुपया और बाद में 50 रुपये। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बन जाएगा आपका ये। हाँ ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका एपी आप लिख सकते हैं। पहला लग रहा है 150 और 50 रुपया और जुटते हुए जा रहा था। पहला 150, 200, फिर 250, इस तरह से आपका ये जुटते हुए जा रहा है। आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा में कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे अगर साधारण ब्याज में अगर कहता तो निश्चित तौर पे था कि कुछ ना कुछ वृद्धि होते जाता, है ना? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है ना? इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि यह समानांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है। ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई हम राशि लेते हैं, जैसे यहाँ पे राशि दिया हुआ आपका पी दिया हुआ 10,000 रुपया और आर दिया हुआ है 8%, तो पहला वर्ष में तो उसका ठीक रहेगा, लेकिन अगले वर्ष में तो ये जुट न जाएगा। जैसे अगर पहला वर्ष का अगर मान लीजिए कि मूलधन बन रहा है, तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं कि ब्याज का ब्याज लगता है, तो एक निश्चित राशि में ना वृद्धि होगा, प्लस प्लस कुछ ज्यादा ही वृद्धि होता है, समान पदांतर नहीं दे सकता है इसको में। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पे, हाँ साधारण ब्याज पे रहता तो हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे निश्चित राशि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपया तो हो जाएगा 1100, तो 1100 रुपया का ना ब्याज लगेगा। तो 1100 के मान लीजिए ब्याज लग गया 110 रुपया, तब हो जाएगा 1200, 1210 रुपया, तब 1210 रुपया का ब्याज लगेगा। फिर उसी तरह से ब्याज इंक्लूड होते चला जाता है, ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये इसका पॉसिबल नहीं है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि इसका एपी नहीं तैयार हो सकता है। ठीक है, पहला आपका क्लियर हो चुका है, दूसरा पे हम लोग चलते हैं, जल्दी से निकालिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए ए दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इसका प्रथम 4 पद निकालना है तो एपी लिख दीजिए आप इसको। इसका 4 पद क्या हो जाएगा, पहला तो 10 हो जाएगा, बस इसको जोड़ते चले जाइए 10 10 20 20 10 30 30 10 40, यही आपका हो गया। समझ गया ना, इसी तरह से खाली निकालना है इसको। चलिए निकाल जल्दी से पूरा कीजिए इसको। फिर दूसरा आपका कह रहा है यहाँ भी दिया हुआ ए बराबर कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है और डी बराबर कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, तो बस एपी लिख लेंगे। ए -2 0 तो -2 और माइनस बार बार 0 जुड़ते चला जाएगा तो -2 मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा देखिए ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है, तो हमको एपी निकालना है। तो पहला 4 घटाइए इसको तो 1, फिर 1 में से -3 घटेगा है ना, तो 1 में से -3 घटेगा तो -2, फिर -2 में 3 घट गया तो 1 बचा, 1 में से -2 में तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 पद इस तरह से आपका निकलता हुआ चला जाएगा। देख रहे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। और इसी के साथ आप लोग का आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो है जो होमवर्क में रह जाएगा, उसके बाद आगे का बनाने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर पे बनेगा। आगे का मैथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, तब तक आप लोग पीछे से रिवीजन निश्चित तौर पे करते रहिए और खूब मेहनत करके पढ़िए, है ना, अच्छी तरह से सीखिए। ठीक है ना, इस बार 97% मैथ में हाईएस्ट आया है ना, तो इस बार प्रयास कीजिए आप लोग की 98% ले, 99% ले, 100% ले। 457 हाईएस्ट है तो 460 आप लोग लाने का प्रयास कीजिए, 465 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपका ही मेहनत, आपका अगर मेहनत सार्थक रहेगा निश्चित मान लीजिए कि नंबर तो आना ही आना। और पीछे का मैथ रिवीजन कीजिए और सब जितना भी सब्जेक्ट है पीछे का उसको निश्चित तौर पर रिवीजन करते रहिए। लॉकडाउन के कारण आप लोग का थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए और आगे नियमित रूप से जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। रिवीजन करना मत भूलिएगा।